बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफ़ॉल्ट रीज़न ऑफ श्रीलंका के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डिफ़ॉल्ट टर्म होती क्या है, कैसे मुल्क डिफ़ॉल्ट होते हैं, कैसे जो है ना एक बंदा बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाता है बैंक की तरफ से। ये ऐसे ही है जैसे आप बैंक से कोई लोन लेते हैं और उसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपने मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। आप पहली देते हैं, दूसरी, तीसरी, छठी, सातवीं पे जाके आप किसी वजह से इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं, तो उसके बाद बैंक आपको जो है ना एक ऑफिशियली लेटर लिखता है कि आप जी आके बैंक में जवाब दें। आप एक महीने के बाद, 15 दिन के बाद जाते हैं, अपनी सिचुएशन से उनको आगाह करते हैं और वो आपको मज़ीद एक माह का वक्त दे देते हैं। उस एक माह के बाद भी आप जब इंस्टॉलमेंट देने के काबिल नहीं होते हैं तो फिर आप बैंक की तरफ से बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, किए जाते हैं। बैंक इसके बाद जो है ना वो कोर्ट से रुजू करता है और आपके जो एसेट्स होते हैं उनको नीलाम करके अपना पैसा वसूल करता है। इसकी डिफ़ॉल्ट की इस तरह को बैंकिंग के टर्म में इसी मानों में यूज़ किया जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अभी तक जो है ना दुनिया में 140 के करीब मुल्क हैं जो मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से मुख्तलिफ़ अदवार में डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अगर हम देखें तो 1949 से पहले स्पेन जो इतना बड़ा मुल्क है 15 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है और 1998 में रशिया ने जो है ना वो ट्रेजरी बॉन्ड ना पे करने की वजह से डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 87 में नॉर्थ कोरिया ने डिफ़ॉल्ट किया, 2001 में एक्वाडोर ने डिफ़ॉल्ट किया, उसके बाद पीज़ो क्राइसिस आए जिसमें मैक्सिको डिफ़ॉल्ट कर गया था और 2015 में ग्रीस ने डिफ़ॉल्ट किया, फिर उसके बाद 2017 में वेनेजुएला डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ ये इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका एक ये होता है कि मुल्क की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा अदारे बाहर से जो होते हैं वो उसके बाद फिर लोन नहीं देते हैं, उसको क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, उसकी मुख्तलिफ पेमेंट्स रुक जाती हैं। मगर जो भी मुल्क इसमें ख़ुद कफ़ील होते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें मुल्क के अंदर पैदा की जाती हैं, वो इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हुआ है। इससे पहले कभी भी श्रीलंका में ऐसा नहीं हो चुका है। कुछ चंद एक रीज़न्स थी जिसकी वजह से श्रीलंका इन हालात को मैनेज ना कर पाया, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है। श्रीलंका के अंदर एग्रीकल्चर उसका ज़र मुबादला का बहुत बड़ा ज़रिया था, क्योंकि श्रीलंका में चावल और चाय की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। वो इसको एक्सपोर्ट करता था और काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला कमाता था। शायद जहाँ यहाँ पर भी जो हम चाय पीते हैं वो भी श्रीलंका की चाय होगी। जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे गोटाया राजापक्सा, उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए। उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे जाना चाहा। और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती क्या है कि आप एक ही लैंड पे मुख्तलिफ अनवा की फसलें जो है वो काश्त करेंगे। मगर वो ये बात जानने से कासिर रहे कि कोई भी ज़मीन जो है उसे वक्त लगता है तैयार होने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने किसी ज़मीन से चावल की फसल काटी है, कल उसमें गन्ना काश्त कर दें। ज़मीन को वक्त लगता है। उनकी इस पॉलिसी की वजह से श्रीलंका के अंदर चावल के क्राइसिस पैदा हुए, उसको चावल इंपोर्ट करना पड़ा। सिर्फ चावल इंपोर्ट करने पे श्रीलंका का $1 बिलियन लगा। गोटाया राजापक्सा की इस पॉलिसी की वजह से $1 अरब का लॉस हुआ उसे। और उसके बाद अगर हम दूसरी रीज़न देखें तो वो है एक्सटर्नल डेट। 2010 से लेकर 2020 तक श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट डबल हो गया और अगर हम देखें 2019 तक एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो जो श्रीलंका की थी वो थी 42%। सिर्फ 2 सालों में ये 190% इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उसके बाद अगर हम इसकी तीसरी रीज़न देखें तो वो है टैक्स कट। श्रीलंका में जो रूलिंग पार्टी थी उसने अपनी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए, अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए टैक्स कट किए, लोगों को सस्ती चीज़ें बेचनी शुरू की। जब आप किसी को सस्ती चीज़ें बेचते हैं, आवाम को सस्ती चीज़ें देते हैं, तो जो उसमें मुलाजमीन होते हैं उनको तनख्वाहें तो आपने देनी होती हैं, नतीजतन आपको ज़्यादा नोट छापने पड़े। श्रीलंका को बार बार IMF ने वार्न किया कि आप ज़्यादा नोट ना छापें, मगर उसकी रूलिंग पार्टी ने इसको इग्नोर किया। नतीजतन 12 अप्रैल को श्रीलंका $51 बिलियन के ऊपर डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हुआ। और अगर हम इसकी दूसरी साइड पे बात करें तो उस वक्त एलॉन मस्क के पास $47.5 बिलियन थे। अगर वो चाहता तो $4 अरब मिला के श्रीलंका को ख़रीद सकता था। उसके बाद श्रीलंका की जो चौथी पांचवी वजह वो है टूरिज़्म। श्रीलंका 10% GDP जो है वो टूरिज़्म से कमाता है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे। और जब कोविड-19 आया तो वहाँ पे टूरिस्ट का आना बंद हो गया। उसके बाद 2019 में वहाँ पर ईस्टर बॉम्बिंग हुई। ईस्टर बॉम्बिंग की वजह से लोग टेररिज्म से डरते हुए श्रीलंका जाना बंद कर दिया उन्होंने, तो ये एक बड़ी आमदनी श्रीलंका की बंद हो गई। आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी फैमिली का 10% तनख्वाह रिड्यूस कर दी जाए तो यकीनन उसे
गुजारा करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। उसके बाद है यूक्रेन रशिया वॉर। यूक्रेन रशिया वॉर, रशिया चूँकि चाय इंपोर्ट करता है और ये इंपोर्ट श्रीलंका से होती है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के मैक्सिमम टूरिस्ट जो है ना वो श्रीलंका ही जाते थे। वो वहाँ जाकर अपना रुपये और डॉलर खर्च करते थे, जिससे श्रीलंका अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाता था। मगर वो वॉर में इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से वहाँ टूरिस्ट का जाना बंद हो गया और श्रीलंका को बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। बहुत से इंडियन एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि श्रीलंका इस वजह से डिफ़ॉल्ट हुआ है कि इसने चाइना से लोन लिया था। मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि चाइना से लोन लेने की इसमें कोई वजह नहीं थी, क्योंकि चाइना जो लोन श्रीलंका ने चाइना से लिया था उसमें सिर्फ 10% लोन चाइना का था, बाकी दूसरे लोगों का था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, जापान का था। उसने मार्केट से पैसा उठाया हुआ था, वो उसमें कोई चाइना से इतना ज़्यादा लोन नहीं लिया हुआ था। तो मैं उनको बता दूँ कि ये चाइना से लोन लेने की वजह से सड़क पर नहीं आया था, बल्कि इसकी नाकस पॉलिसीज़ की वजह से ये रोड पर आया था। देखिए, जब भी आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो आपको उसके साथ साथ उस लोन की इन्वेस्टमेंट का प्लान भी दिया जाता है। आपने आगे कैसे जो है ना इसको रिटर्न करना है वो इसके साथ आपको प्लान भी दे देते हैं। आप लोन ले लें और उस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें तो यकीनन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाकी डिफ़ॉल्ट कोई इतनी जो है ना, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि ये कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वो मर जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ हो तो फिर क्या है? पाकिस्तान चूँकि फ़ूड प्रोडक्शन के अंदर सरप्लस है, पाकिस्तान फ़ूड खुद पैदा करता है, तो लिहाजा पाकिस्तान इससे बड़ी जल्दी निकल सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं है। लिहाजा ये एक टर्म है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे, तो इसलिए इस पर बात की है। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगें तो इनको शेयर करिएगा। शुक्रिया।